ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। याद दिला रहे हैं आपको, इस समय धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर वहाँ होली की सेल आरंभ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और लिंक क्लिक करके आप वो होली की सेल वाला जो पेज है उसको खोल के और अपनी चॉइस कर सकते हैं। चुनावी मौसम पास आ गया है और 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद में उसके बाद जो है लोकसभा के बाद जो सबसे बड़ा चुनाव होता है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और जैसा कि आपको पता है कि ममता दीदी की हालत तो बहुत ही ख़राब कर दी गई है। अभी 2 राउंड जो पहले हुए थे ममता दीदी के, उसमें से निकाल दिए गए हैं 70 लाख। यानी पहले तो जो डेड और आपके डेड डुप्लीकेट वाले जो थे, डेड डुप्लीकेट शिफ्टेड, ये वाली जो कैटेगरी थी उसमें 58 लाख तो पहले ही हो गए थे और बाकी जो दूसरा जो अनमैप्ड वाले थे उसमें से 12 लाख उसमें से निकल गए, कोई 70 लाख निकल चुके। अब चल रहा है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ममता जी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उठा के जुडिशल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी। क्यों? क्योंकि ममता दीदी जो थी वो अपने अधिकारियों को स्पेयर ही नहीं कर रही थी। पिछली बार कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि 8,500 अधिकारियों को आप अगले दिन शाम तक रिपोर्ट करने को बोले, कुछ भी नहीं हुआ। ममता दीदी तो खुली अवज्ञा पर उतारू है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। कोर्ट की बात माने या नहीं माने उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर को किसी को जेल तो कर नहीं देगा। तो वो पूरी तरह से जो प्रजातंत्र जिसकी वो शपथ लेती है उसकी अवज्ञा करने पर उतारू। लेकिन जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो राजनीतिक प्रश्न उठ रहा है और उस राजनीतिक प्रश्न में एक खिलाड़ी जो है वो बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है और उस खिलाड़ी का नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये पार्टी जो है ये पश्चिम बंगाल में भी लड़ने जा रही है और इसने उत्तर प्रदेश में भी लड़ने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। अब आपको पता है कि बिहार में इसने क्या किया। बिहार में इसने, हालांकि यदि रिज़ल्ट देखा जाए तो मुश्किल से 25 सीटें आई हैं आरजेडी की और 6 सीटें आई हैं हमारे कांग्रेस वालों की। तो 5 सीटें AIMIM ने जीती और 1.85% वोट शेयर जीता और उन्होंने कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और उन 24 सीटों में ये कहा जा सकता है कि कोई 8-10 सीटों पे तो उन्होंने जो महागठबंधन था उसके कैंडिडेट्स को हरवाने में पूरा अपना पात्र अदा किया, पूरा रोल प्ले किया। तो इसको लेके कई स्थानों पर नर्वसनेस है। बंगाल में भी नर्वसनेस है। बंगाल में वो वैसे ही अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, पिछली बार भी कुछ नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट ममता को हरा नहीं पाए 2021 में। लेकिन इस बार जो है मुसलमान कुछ दूसरी तरह से भी सोच रहा है। वो ये तो कतई नहीं चाहता कि बीजेपी सत्ता में आ जाए, लेकिन ममता दीदी से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नज़र नहीं आ रहा और उसी को लेते हुए ये हुमायूं कबीर की एक नई पार्टी बन गई। और वो आपके कांग्रेस के साथ में वो ISF थी, वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो तो पहले से बनी हुई है। बड़े मज़े की बात है कि इस्लामी अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये जो किशनगंज में, जहाँ पर किशनगंज अररिया पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है जिसमें 5 सीटें जीती है, वहाँ पर एक कम्युनिटी, मुसलमानों की एक कम्युनिटी है जो
अपने आप को ओबीसी भी कहती है, और जो ओबीसी है वो कहते हैं कि ये ओबीसी नहीं है। तो उलैया और सुरजापुरी और एक आपके शेरशाह बादिया, ये 3 कम्युनिटी हैं। ये 3 कम्युनिटी किशनगंज से लगते हुए जो पंजाब बंगाल का क्षेत्र है उसमें भी है। क्यों? क्योंकि 1947 में बंगाल का कनेक्शन नॉर्थ बंगाल से नहीं था। यानी कि जब रेडक्लिफ लाइन तय हो गई और मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर का क्षेत्र, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके जो क्षेत्र थे वो जो भारत में दे दिए गए सिरिल रैडक्लिफ द्वारा, उसके बाद भी भारत के अंदर तो भारत में तो संपर्क हो गया नॉर्थ ईस्ट से, कोलकाता का सीधे संपर्क तो हो गया इन क्षेत्रों के थ्रू। लेकिन बंगाल से संपर्क नहीं था। नॉर्थ बंगाल का जो ये कूच बिहार और सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है, उसका संपर्क नीचे वाला जो पूरा साउथ बंगाल है, इंक्लूडिंग मालदा मुर्शिदापुर वगैरह, उससे नहीं था। तो उसको करने के लिए इस्लामपुर नाम की एक जो तहसील है, वो किशनगंज जिले की, बिहार के किशनगंज जिले की जो है, वो इस्लामपुर तहसील इधर जोड़ी गई है। वो इस्लामपुर तहसील और उससे लगता हुआ इलाका वो इन कम्युनिटीज़ का इलाका है। वो ऐसे ही पिछली बार उनको कन्विंस नहीं कर पाए थे, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि इस बार वो लोग थोड़ा सा कन्विंस हैं, क्योंकि उनको कोई बहुत अधिक फ़ायदा नहीं दिख रहा है ममता दीदी के साथ जाने में। क्योंकि ममता दीदी के इतने सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार तो उम्मत मुसलमीन की बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क डालेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेंगे। फ़र्क कहाँ डाल रहे हैं ओवैसी फ़र्क डाल रहे हैं इन अ वेरी बिग वे उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी का बंधुआ बने बने परेशान हो गया है, और वो देख रहा है कि भाई अखिलेश बाबू जो है वो मुसलमान के किसी भी मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। अच्छा, ओवैसी, आपको ध्यान होगा, ओवैसी ने आरजेडी के साथ में, तो उनका जो महागठबंधन था उसके साथ में जाने का पूरा पुरजोर प्रयास किया था, क्योंकि उनको कहा जाता था, उनके ऊपर आरोप लगता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो उन्होंने उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए न केवल अंदरूनी प्रयास किए, बल्कि खुले में जाके वो तो एक प्रकार से धरना दे के बैठ गए, सामने खड़े हो गए उनके घर के सामने तेजस्वी के, कि हमारे साथ समझौता करो। जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, ये ऑपोजिशन स्पेस जो है हमारी, वो सारी की सारी पूरी तरह से मुसलमानों के वोटों पर आश्रित है। लेकिन खाली मुसलमानों के वोटों से कुछ हो नहीं सकता, उनको हिंदू वोट भी चाहिए। यानी आपको यदि जीतना है तो आपको बिहार में भी 40% से ऊपर वोट चाहिए। सारे के सारे मुसलमान भी वोट दे दे तो 16% होगा। अगर उसका वेटेड एवरेज ले ले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20% तक आपको पहुंचा सकते हैं। उसके आगे के 20% वोट कहाँ से आएंगे? यादव तो 14% की है, तो 34% पे आप रह जाएंगे। तो इसलिए कोई भी पार्टी बिहार में भी ये हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वो AIMIM से समझौता कर ले, क्योंकि उससे ज़बरदस्त रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाता हिंदुओं का, जो कि वैसे भी हुआ। रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाता है, यहाँ तक कि यादवों में जो उनका वोट बैंक है उसमें भी रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाता। ये स्थिति अखिलेश जी की है। अखिलेश जी भी जो है, उनके पास क्या है? पिछली बार उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 125 सीट लेके आए थे। 125 सीटें जब उन्होंने ली थी तो राजभर भी उनके साथ थे, निषाद भी उनके साथ थे, और आपके चौहान, ननुआ चौहान जो है, वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी उनकी संख्या है। ये सब मिलाकर आप समझ लीजिए कि इनके 5-6% वोट पर होते हैं, और ये सारे के सारे हमारे अखिलेश जी के साथ थे। उसके अलावा अखिलेश जी के पास मुसलमानों का फुल सपोर्ट था। मुसलमानों में तो बताते हैं 92-93% ने उनको वोट दिया 2022 के चुनाव में। अब ओवैसी ने एक उत्तर प्रदेश में एक नई मुहिम छेड़ रखी है। कल अनुपम मिश्रा जी ने इसके बारे में
काफ़ी बताया, वो भी इस हिसाब से, क्योंकि वो जो ओवैसी के लोग थे वो उनके संपर्क में आए थे। इसरार अहमद हैं उनके, कुछ चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो उनके द्वारा ये बताया गया है कि 12 करोड़ रुपए चंदा दिया है, 10-10 रुपये वो चंदा ले रहे हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान चंदा दे के जुड़ गया है AIMIM के साथ में। ये 1 करोड़ 20 लाख जो है, ये कम से ये बन जाता है जाके लगभग, आप समझिए 26-27%, लगभग 27% मुसलमानों के जो पूर्ण जो संख्या है उसका 27%, यानी 1/4 मान लीजिए। तो 1/4 का मतलब है वहाँ 20% है, 1/4 चले गए, 5% ये चले गए, 5-6% जो पिछली बार मैंने आपको कम्युनिटीज़ बताई, वो सारी की सारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी हैं। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि सवर्णों की नाराज़गी से एक अंतर ये पड़ा है कि जितने भी ये जातिवादी दल हैं, उनको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बगैर जीत नहीं है, तो वो सारे के सारे सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें ब्राह्मणों को बहुत उचित प्रतिष्ठा देके और उनको साथ में बुला रहे हैं। योगी जी ने भी वो जो UGC वाला जो जातिवादी फॉर्मूला था उसको ठुकरा दिया है, स्पष्ट कह दिया है कि हम कोई विकास के कार्यों में किसी प्रकार की जातिवादी राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने तो उनके इंसेफेलाइटिस वाला जो उनका कार्य है गोरखपुर में, जिसमें उन्होंने इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन कर दिया उस पूरे क्षेत्र से, उसका उदाहरण दे दिया। माता दीन पांडे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे मजाक भी किया कि भैया गरीब ब्राह्मणों के बच्चों के लिए कुछ करोगे कि नहीं करो। और माता दीन पांडे जी की बता भी सामने आ गई कि वो जी तो पाए पहले गरीब ब्राह्मण, ये के सामने आ गया। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट पाले खिंचे दिख रहे हैं, और इसका जो खतरा है वो सभी को नज़र आ रहा है। देखिए कांग्रेस को भी नज़र आ रहा है, कांग्रेस को भी आपने ध्यान से, आपको याद होगा खड़गे साहब ने जो कहा था, जो चीज़ वायरल हो गई उन्होंने इमरान मसूद को कहा था कि ये हैदराबाद की शेरवानी है, बिरयानी है, और ये परेशानी है, इसको वहाँ मत आने देना, नहीं तो ये हमको ख़त्म। तो ये जो ओवैसी फैक्टर है वो ममता दीदी को और अखिलेश यादव को समान रूप से परेशान कर रहा है, और ममता दीदी को ये इम्पैक्ट डाले या ना डाले, लेकिन ये पक्का है कि उत्तर प्रदेश में तो भाई ये बहुत कठिन समस्या पैदा करने वाला है। वही वाली बात है कि या तो अखिलेश यादव AIMIM से समझौता करें, और यदि ऐसा उन्होंने कर लिया तो उनका खुद का यादव वोट छिटकेगा, बाकी की तो छोड़ दीजिए। पिछली बार तो जयंत चौधरी भी उनके साथ थे, वो भी नहीं। तो ये ओवैसी फैक्टर आगे के समय में हम सभी को बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा। ये एक बड़ा ही एक रोचक बिंदु आ गया है, बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।